ओके। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के साथ साथ हम लोगों ने ये भी समझा कि जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स किसी भी मटेरियल पे लगता है तो उस मटेरियल में क्या आ जाता है, कुछ स्ट्रेन आ जाता है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना स्ट्रेस उस पर लगेगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। लेकिन उनकी इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक कर्व होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और ये जनरली हमारे पास जो मटेरियल है जो कैसे नेचर दिखाते हैं, इलास्टिक नेचर। तो उस इलास्टिक नेचर को दिखाने के लिए हमारे पास क्या होता है, कर्व। और ये हमारे एक्सपेरिमेंट में भी, हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट के साथ भी देखेंगे, लैब में भी करेंगे। और इसको हम समझते कैसे हैं कि अगर कोई वायर है, ठीक, और उस वायर के लेंथ को हम लोग मान लें एल, और उस पर क्या अप्लाइड करते हैं, कुछ लोड यहां से अप्लाइड करते हैं। लोड में ये हो सकता है कि उसको इंक्रीज कर सकते हैं, लोड को इंक्रीज कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक ओके मटेरियल, जैसे सपोज हमने कोई ये लोड उसमें यूज करा, कुछ मेटल का यूज करा, तो उसमें जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे तो वैसे क्या होगा, इसके साइड में हम लोग उसको यूज कर लेंगे एक मीटर स्केल। ठीक है, मीटर स्केल कैसे रहेगा, वो एक जगह से फिक्स्ड रहेगा, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्या रहेगा, ये फिक्स्ड। फिक्स्ड रहने के साथ साथ हमने उस समय क्या करा, जैसे लोड यूज करा तो इसके ठीक बगल में एक छोटा सा मीटर स्केल यूज कर लेंगे हम, जिसको लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा, वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स देखा आप लोगों ने, ये ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का ये वाला पार्ट क्या होता है, ये रोटेट करता है, जैसे कि ये इधर, जैसे जैसे इसमें उसमें मतलब वो स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच होने पे क्या होगा, ये स्केल भी मूव करेगा, ये रोटेट करता है ना ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। तो हमने क्या करा कि किसी वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, और साथ साथ इसको जैसे जैसे वायर में टेंशन आएगा तो वो टेंशन हमें किस में दिखेगा, इस वर्नियर स्केल में दिखेगा। समझ गए। और वर्नियर स्केल से हम क्या करेंगे, एक तरफ स्ट्रेस और एक तरफ स्ट्रेन, इनके टेबल यूज करेंगे। स्ट्रेस कैसे होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे फोर्स का काम कौन करेगा, वेट। ठीक, और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका लेंथ, एक्चुअल लेंथ है एल यहां तक, लेकिन अगर ये खिसक के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया तो यहां सामने लगा हुआ स्केल में कितना चेंज आ जाएगा, जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल। अब समझे। तो इनके साथ जैसे जैसे स्ट्रेस लगता चला जाएगा, स्ट्रेस मतलब यहां से आप लोड बढ़ाते चले जाएंगे, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स। लोड बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, वायर में स्ट्रेन भी चेंज होगा। आपने एक सीरियल नंबर रख दिया यहाँ पे, आपने सपोज यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 5 अलग अलग तरह के क्या करे, लोड लगाए, और लोड यूज करे आपने, तो वैसे वैसे क्या होगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो इनके बीच में एक ग्राफ आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ आएगा। समझ गा रहे हो, एक तरफ ग्राफ का कौन सा पोर्शन होगा, स्ट्रेस, एक तरफ कौन सा होगा, उसी ग्राफ को बोलेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब कर्व कैसा आता है, इस ग्राफ को मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, पहली कुछ रीडिंग तक हम क्या देखते हैं, और अभी मैं इसको ग्राफ को एज अ एनसीईआरटी रेफरेंस ले रहा हूं। एनसीईआरटी में जैसे हमारे पास दिख रहा है ग्राफ, पेज नंबर आप एनसीईआरटी का 169 में देख सकते हो, पेज नंबर 169 एनसीईआरटी।
तो पेज नंबर 169 पे एनसीईआरटी को रेफरेंस लेते हुए हम लोग इस ग्राफ को डिजाइन करते हैं। तो शुरू के ये वाला तरफ हमें क्या लेना है, स्ट्रेस, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो कौन है, स्ट्रेन। ठीक, अब देखो ध्यान से, पहले स्टेज तक क्या रहता है, ये ग्राफ में अगर जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते चले जाएंगे तो वो होगा क्या कि स्ट्रेन भी इंक्रीज होता है। तो ये ग्राफ कुछ पॉइंट तक हमें लीनियर दिखाई देता है, कुछ वैल्यूज तक लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। अगर मैं इस वैल्यू के बारे में बात करता हूं तो इसमें जितना स्ट्रेस होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रेन भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जहां पे तक इस वैल्यू में कोई ऐसे चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उस पॉइंट को हम एक इंडिकेटर मान लेते हैं। कहां पे इंडिकेट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, ए। लेकिन ए के बाद इसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ए पॉइंट के बाद एक बी पॉइंट आ रहा है, और बी पॉइंट पे कैसा हो रहा है, हाँ ऐसे, और ऐसे जाने के बाद यहां पे फिर ऐसे ब्रेक, कुछ इस तरह से कर्व आपके पास दिख रहा है। जहां के इस वाले पॉइंट के बारे में, इसका नाम क्या है, बी, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, सी। और फिर इसके आगे ठीक और कुछ लोकेशन है जहां पे थोड़ा और पीक मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड, कौन सा पॉइंट है, डी। और ये कौन सा पॉइंट है, ओ से ए तक का क्या फिनोमिना है, हुक्स लॉ ओबे कर रहा है। ओ से ए तक अगर हम बात करें इसमें, ए या ओ टू ए, ओ टू ए, हुक्स लॉ ओबे या हुक्स लॉ फॉलोड, हुक्स लॉ फॉलोड कर रहे हैं। साथ ही साथ बी पॉइंट पे क्या मिल रहा है, अगर तुम यहां से देखो, यहां पर ये वेरिएशन बिल्कुल सेम चल रहा है, लेकिन बी में थोड़ा सा स्ट्रेन में चेंज होने पे स्ट्रेस भी चेंज हो रहा है। लेकिन वहीं सी बढ़ रहा है, लेकिन सी वाले पॉइंट में क्या है, स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पे ही स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ए बी तक के बारे में बात करेंगे तो या ए तक तो ये क्या कर रहा है, हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, लेकिन बी में हमें एक ऐसा, इसका एक ऐसा मतलब नेचर देखने को मिल रहा है कि इसके बाद ये फिर वापस आने की कैपेबिलिटी में नहीं है, क्योंकि इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये वाला रीजन देखो और ये वाला रीजन देखो, बहुत छोटा है। तो इस वाले बी पॉइंट को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्ड, एल्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं, एल्ड मतलब क्या होता है, समर्पण। इसके बाद वो फिर अपनी पहली इनिशियल कंडीशन में ना आ पाए, दैट इज कॉल्ड एल्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहेंगे उसको, एल्ड पॉइंट, एल्ड पॉइंट। तो बी इज अ कौन सा, एल्ड पॉइंट। और एल्ड पॉइंट के साथ साथ सी, सी वो लोग, अब बी तक का जो रीजन हमें मिलेगा, अब इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि परसेंटेज में चेंजेस देखते हैं। ये वाला जो रीजन होता है ये कौन सा होता है, लेस देन 0.1%, 0.1% तक का इतना चेंजेस मिलता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस आएगा फिर से अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा वापस। जैसे तुमने क्या करा ना, इस वायर पे लोड लगाया, लोड हटाया, फिर से एल लेंथ मिल रहा है, कब तक, ए तक, बी तक। लेकिन बी के बाद क्या नेचर आएगा, बी के बाद ऐसा नेचर आएगा कि उसके बाद ये फिर से अपनी इनिशियल कंडीशन में नहीं आ पाएगा वापस। तो कौन सा, सी पॉइंट कौन सा कंडीशन है, सी डज नॉट ओबे, कौन सा, ओबे हुक्स लॉ। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है यहां पर। और डी पॉइंट में कौन सा पॉइंट आ जाएगा, इसलिए इसको सिग्मा ई, यहां तक की स्ट्रेंथ को ये कहते हैं। और डी वाले पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहेंगे, डी। डी के बाद जो रीजन है वो एकदम, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास है तो डी में जाने के बाद वो फ्रैक्चरर पॉइंट, इसको बोलते हैं कौन सा, फ्रैक्चर पॉइंट। जैसे फ्रैक्चर तुमने देखा होगा ना,
कभी तुम लोग छोटे बच्चों की हड्डियां वगैरह बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन जैसे अगर बड़ी व्यक्ति की या बड़े इंसान की हड्डी को मोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब उसका क्या है, डी इज अ फ्रैक्चर पॉइंट है उसका। तो डी हर किसी वायर का एक फ्रैक्चर पॉइंट होता है, तो इज अ फ्रैक्चर पॉइंट। और ई जिसके पास और इलोंगेशन हो सकता है, बढ़ सकता है, तो उसके अंदर कौन सा नेचर आएगा, डक्टिलिटी का। तो ई इज अ कौन सा पॉइंट है, डक्टिल, डक्टाइल नेचर के अंदर उसका पॉइंट होगा। जैसे कौन, गोल्ड, बाकी सब तो ब्रेक होने के बाद या खींचेंगे 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 ब्रेक हो जाएंगी, तो लेकिन गोल्ड बहुत ज्यादा अच्छा डक्टाइल नेचर का होता है, बहुत लंबी लंबी तारों में उसको खींचा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस ग्राफ को एक ग्राफ पेपर में डिजाइन करना। ठीक है, ग्राफ पेपर का यूज करोगे और एक तरफ स्ट्रेस और एक तरफ स्ट्रेन, तो इस तरह से ये हर एक पॉइंट, हर एक इंडिकेटर के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो किसी नेचर, अगर किसी ग्राफ में अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है बताओ, और एक ग्राफ ऐसा है, तो दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर और किसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होगी, ये है ए और ये है बी। बताइए, ए वाले का डक्टाइल ज्यादा है या बी वाले का, बी वाले का, क्योंकि इसका मुझे फ्रैक्चर पॉइंट जल्दी मिल जा रहा है, यहीं पे जाने के बाद ब्रेक हो जा रहा है, लेकिन वो ग्राफ ऊपर तक जा रहा है, तो इसका मतलब उसका क्या है, डक्टाइल पॉइंट उसका ज्यादा है। ब्रिटिल कौन है ज्यादा, ए। ब्रिटिल क्या होता है, तो डक्टाइल मतलब कि इलोंगेशन, ब्रिटिल मतलब ब्रिक। जैसे कि कौन नेचर किसके अंदर होता है ब्रिटिल नेचर, ग्लास के अंदर, है ना, ग्लास हो गया। इलोंगेशन किसके ज्यादा होता है सबसे, गोल्ड। अच्छा, स्टील और रबड़ में कौन ज्यादा बेटर है, और रबड़ क्यों नहीं है बेटर बताओ, क्योंकि स्टील का डक्टाइल पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट हमें बहुत दूर मिलेगा और रबड़ का जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए स्टील की वायर बनाई जाती है आपके ब्रिजेस के लिए और बाकी कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन रबड़ का यूज नहीं करते ज्यादा। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टडी करते हैं और दूसरे पॉइंट के साथ।